नमस्ते। आज मेरे साथ के रॉय साहब हैं, प्रतिष्ठित वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उसके से ज्यादा मेरे लिए तो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि समाजवादी रहे हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, और इस समय जब सारी दुनिया हिंदुस्तान में, मुझे आज सुबह ही मेरे किसी मित्र का फोन आया कि ये क्यों इन लोगों क्यों पड़े हो इन सब चक्करों में, तो इन सब चक्करों में आज ये पढ़ के जावेद मोहम्मद जिसके घर को गिराया गया है और जो अब पर दर पर खुलती जा रही है कि वो कितना इलीगल रहा है, उसमें सरकार ने अपनी तरफ से ही अदालत का काम भी करने लगी है, पुलिस का काम भी करने लगी है, सब करके जो घर को गिराया है उसकी कानूनी लड़ाई के रॉय साहब लड़ रहे हैं। रॉय साहब, सबसे स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रॉय साहब, सबसे पहला मूल प्रश्न ये हमारे दर्शकों को थोड़ा ये सुनाइए, जावेद मोहम्मद का मामला क्या है, क्योंकि आप किसी का भी घर आके कहीं पे भी कुछ भी गिरा सकते हैं। क्या अब कानून नहीं रह गया है इस देश में? सर, जावेद मोहम्मद को जितना मैं जानता हूं, पिछले 25 वर्ष के इतिहास में इलाहाबाद के हर सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में गहरे स्तर पर जुड़े हुए व्यक्ति थे और इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे में, संविधान के मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी। वो एक औसत दर्जे के व्यापारी थे, लेकिन एक बहुत ही कमिटेड और डिवोटेड एक्टिविस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी जनहित याचिकाएं की। वो बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े थे, जैसे कब्रिस्तान इलाहाबाद में, अकबर इलाहाबादी जिस कब्रिस्तान में विश्राम कर रहे हैं, उससे उन्होंने 300 लोगों को अवैध कब्जे से हटाया। इसके अलावा इलाहाबाद नगर निगम में सफाई, नाली, नापदान के सवाल पे बहुत सारी जनहित याचिकाएं की और इस नाते प्रशासन से उनके बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता रहा। प्रशासन हर शहरों में एक पीस कमेटी बनाती है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ नुमाइंदे रहते हैं और नमाज और रोजा और ईद और बकरीद और चांद, मुहर्रम, सारी चीजों में जहां पर कुछ सामाजिक तनाव का डर रहता है या किसी अनुशासन की जरूरत रहती है, उसमें वो इलाहाबाद की ब्यूरोक्रेसी के बड़े ट्रस्टेड चेहरे थे और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं और हम सारे लोग उनको इस रूप में व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जो उनकी और प्रशासन के बीच में अंदर से जो दरार थी, वो नागरिकता आंदोलन में उनके नेतृत्व और सक्रियता के कारण। शाहीन बाग और लखनऊ और तमाम शहरों के पार्कों की तरह इलाहाबाद का एक मशहूर ऐतिहासिक पार्क है, मंसूर अली पार्क, जहाँ पे गांधी जी, नेहरू जी, मालवीय जी सब आकर हैं। वहां पे 66 दिन तक लगातार अनवरत आंदोलन चला, जिसमें देश भर के नामचीन पत्रकार, नेता, गायक, थिएटर के लोग, प्रोफेसर, चिंतक सभी आकर बोले। सबों ने अपनी बात रखी और लोगों की बात सुनी। उस आंदोलन के ऑर्गेनाइजर्स, वहां की पूरी व्यवस्था के व्यवस्थापकों में जावेद मोहम्मद का नाम था और चूंकि वो आंदोलन पूरे देश में बहुत अहिंसक चला, इसलिए कि कोई किसी तरह का कोई बहाना नहीं था इन लोगों के खिलाफ। और उस आंदोलन में पहली बार लगा कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन संसद के निरंकुश ताकत को झुका भी सकती है और पहली बार सरकार को उस कानून को स्थगित करना पड़ा और शिथिल करना पड़ा। इस बार जब उन्होंने जुमे की नमाज की बात की, जुमे की नमाज के पहले भी मोहम्मद के प्रशासन के साथ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने नमाज के समय जो आखिरी अपना वीडियो संदेश भेजा था व्हाट्सएप का, उसमें भी उन्हें अपील किया था कि कोई आदमी सड़क पर नहीं जाए, कोई भीड़ न करे, लोग नमाज पढ़े, लोग घरों में रहे, अमन चैन को कायम रखें और जो बात किसी को कहना हो लिखित रूप से सरकार के सामने प्रतिवेदन के रूप में करें। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। वो घर पे थे, शासन भी लगातार घर उनको संपर्क, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अचानक जब अटाला चौराहे पर पत्थरबाजी हुई, जिसके खिलाफ इलाहाबाद का सभी नागरिक समाज खड़ा हुआ, उसकी निंदा किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, उसमें जावेद मोहम्मद भी शामिल थे। शाम होते होते एक प्लांटेड स्टोरी की तरह मैं समझता हूं कि उसमें जिला
प्रशासन के अलावा होम मिनिस्ट्री भी रही होगी, आईबी भी रही होगी और उत्तर प्रदेश के इस तरह के योजनाकार भी रहे होंगे कि उन्होंने उन लोगों का नाम आगे किया जो नागरिकता आंदोलन में अगली कतार में थे कि ये लोग मास्टरमाइंड थे और उसका मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद को बताया। जावेद मोहम्मद को रात को 9 बजे घर से उठा के ले गए अज्ञात स्थान पे। तमाम वकील हम लोग के संगठन के कोतवाली गए, कोई जानकारी नहीं मिली। 12 बजे उनकी बीवी और उनकी बच्ची जो बीए में पढ़ रही है, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर या सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट नहीं था, उनको जबरन घर से उठा के, जो बहुत गैर कानूनी है औरत को रात में थाने ले जाना, इलाहाबाद के सिविलाइज महिला थाने में के फर्श पे डाल दिया। और 3 बजे रात को फिर पुलिस पहुंचती है और उनकी लड़की आफरीन और उनकी बहू से कहती है कि तुम लोगों को भी चलना, क्योंकि आफरीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रही है महिला कॉलेज की, और आखिर आफरीन उसके जेएनयू छात्र संघ की इलेक्टेड काउंसिलर भी रही है। तो उसने प्रोटेस्ट किया इस चीज को। उसने कहा कि कोई कानून नहीं है कि हमको रात को आप थाने ले जाएंगे या घर से ले जाएंगे। तो गलौज करके वो लोग चले गए वहां से। तो ये अगले दिन फिर ये एफआईआर होता है। एफआईआर 3 एफआईआर होता है, जिसे एक एफआईआर में हमारे माननीय जो है वो जावेद मोहम्मद का नाम किया जाए, लेकिन उनका कोई रोल नहीं शो किया है। ये जो उन्होंने मीडिया में फ्लोट किया कि वो व्हाट्सएप कर रहे थे कि सब लोग अटाला पहुंचिए, सब लोग मुस्तफा मार्केट पहुंचिए, ये प्लांटेड न्यूज है। और बिल्कुल गेस्ट ऑफ इस तरह का कोई वीडियो नहीं है। उनकी औरत को, उनकी बेटी को 3 दिन तक थाने में रखा गया। पहले दिन रात को ले गए, दूसरे दिन रात को ले गए। हम लोग जब गए मिलने, वर्दी में गए, लड़की जो एडवोकेट को लेके गए, तो वहाँ हम लोगों के साथ बदतमीजी के लहजे में वहाँ के लोग बात कर रहे थे, महिला कॉन्स्टेबल। और बहुत भिड़ने के बाद जो है वहाँ पे हम लोगों ने डीके बसों से लेकर सब कुछ का हवाला दिया, तब 2 लड़कियों को परमिट किया। और देखिए जरा सा, आप लोग तो इमरजेंसी के दौर को देखें कि हम लोग की मौजूदगी में 3 गाड़ी पे एसओजी के लोग आए बिना वर्दी के। हम लोग के बीच में एक हबीब करके एक सामाजिक कार्यकर्ता था और उसको एबडक्ट कर दिए, उसको अपहरण करके हम लोग सामने लेके चले गए। और बहुत प्रयास के बाद 3-4 घंटे बाद गए, जब एसएसपी साहब से लेकर एसपी सिटी साहब तक हम लोगों ने खबर किया कि आप इस सफेद वर्दी वाली पुलिस जो है हमारे एक कार्यकर्ता को का अपहरण किया इस थाने के परिसर से। ये अनइमेजिनेबल था। इस तरह का व्हाइट टेरर इन्होंने यहाँ पर क्रिएट। उसके बाद क्या होता है कि ये कागज है, इन्होंने जो है एडीए की तरफ से एक नोटिस छपा किया। जावेद मोहम्मद जेल में पहुंचा दिए गए, उनकी बीवी थाने में है, घर पे ताला बंद है और दीवार पे उन्होंने नोटिस चिपकाया। और उस नोटिस पे बैकडेटिंग मैन्युफैक्चर की गई कि आपको 12 मई को हमने अवसर दिया था लिखित रूप से, और फला तारीख को आपको आने को कहा था, आपने यह पूरा नहीं किया, आपका घर अवैध है, वो नक्शा नहीं पारित है, इसलिए इसको गिराए जाने का आदेश। ये जावेद मोहम्मद को संबोधित नोटिस है, घर पर चिपकाया हुआ नोटिस रात में है। जिस घर पर चिपकाया गया वो जावेद मोहम्मद का घर ही नहीं है, वो घर उनकी पत्नी का है, जिनके पिता ने उन्हें गिफ्ट किया था। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो चाहे हिंदू प्रॉपर्टी लॉ हो, अगर 2 एक्सक्लूसिव एब्सोल्यूट ओनर जायदाद पे है तो उसमें और किसी का हिस्सा नहीं होता। पत्नी होने के नाते जावेद मोहम्मद का कोई हिस्सा उस प्रॉपर्टी पे नहीं था। तो जो घर की पत्नी का था, परवीन फातिमा का, उस घर को उन्होंने गिरा दिया। और इससे बड़ा इलीगल एक्टिविटी पाकिस्तान में ही देखी जाएगी, के शासन में देखी जाएगी। उन्होंने थाने को अदालत बना दिया है, उन्होंने बुलडोजर को संविधान बना दिया है। कहीं नहीं लिखा है अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट में कि कोई अपना घर का नक्शा नहीं पारित कराएगा तो उसका घर गिराया जाएगा। स्पष्ट रूप से हुआ है कि उसके घर की कंपाउंडिंग की जाएगी, हर्जाना जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वो सरकारी
जमीन पर राज्य की संपत्ति, उसने कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया, उसने सड़क नाली के ऊपर कुछ कमरा नहीं बना दिया, तो उसका सब कंपाउंडेबल है। दूसरा कि कोई बहुत सीरियस मामला है, उस घर में कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको सील कर सकता है। इवन गैंगस्टर एक्ट में कॉन्फिस्केट करने के लिए, करने के लिए नहीं है। और तीसरी चीज, अगर आप एक आदेश कर कि आपका घर गिराया जाने का आदेश है, तो आपको 30 डेज के लिए मिलता है। उस 30 दिन के बीच में आप घर गिराए जाने के आदेश को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। वो ब्रीदिंग टाइम है अपील के लिए, अपील में स्टे करने का पावर है चेयरमैन को। तो 10 जून को वो आदेश किया उन्होंने घर गिराने का, 12 जून को। तो 12 जून के बाद वो 30 डेज एक्सपायर भी नहीं हुआ और इन्होंने घर गिरा दिया। तो अपने मेहनत और ईमानदारी से अपना घर चला रही थी, अपने बच्चों को अपना पेट काट के उच्च शिक्षा दे रही थी, जेएनयू तक उनके बच्चे पढ़ने गए, उसको आपने इस कदर कर दिया कि समाज में उनको हंसी के पात्र बन जाए। वो अपने ही घर में, अपने ही शहर में वो पनाह गुजीन बन जाए, शरणार्थी बना दिया अपने इलाहाबाद में उनको। तो इससे बड़ा अपमान किसी समुदाय का और किसी परिवार का और किसी व्यक्ति का, कम से कम जिस देश में संविधान है, जिस देश में कोर्ट कचहरी और रूल ऑफ लॉ है, उस देश में यह सोचा भी नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं। मुझे राय साहब एक चीज और, जी मुझे राय साहब एक चीज और जरा बताइए कि प्रथम दृष्टया ऑन द फेस ऑफ इट, क्या ये लगता है कि जावेद मोहम्मद एक्टिविस्ट होने का मूल्य चुका रहे हैं कि जावेद मोहम्मद अल्पसंख्यक होने का मूल्य चुका रहे हैं? क्योंकि दोनों में से एक बात तो सामने से बहुत साफ है। तो प्रथम दृष्टया आपके नजर में क्या है? क्योंकि एक्टिविज्म तो बहुत दिनों से कर रहे थे। ये मैं दोनों को शामिल करूंगा, क्योंकि अल्पसंख्यक होने की भी वो कीमत चुका रहे हैं और एक्टिविस्ट होने की। इसलिए कि जावेद मोहम्मद के साथ एक डॉक्टर आशीष मित्तल भी नामजद हो गए हैं जी। वो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन वो उस आंदोलन में काफी सक्रिय थे और वो नामजद हैं। जावेद मोहम्मद के साथ सारा अहमद नाम की एक लड़की भी नामजद है। एक उमर खालिद नाम का नौजवान तेज तर्रार लड़का भी नामजद है। शाह आलम जैसा एक एक्टिविस्ट भी नामजद है। वो ये सारे लड़के थे जो मंसूर पार्क के उस आंदोलन को संगठित कर रहे थे, संचालित कर रहे थे। तो मुसलमान होना तो उनका तो भूल ही गए मुल्क में। मुसलमान होने के नाते उनकी नागरिकता लगभग खत्म हो चुकी। वो हम दर्जे की नागरिकता खत्म, और मुसलमान होने के बाद आप हुकूमत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जनतांत्रिक तरीके से। आप कट्टा और पिस्तौल लेके खड़े हो जाइए और मुस्लिम आतंकवादी बन जाइए, तो ये सरकार के लिए बहुत सहूलियत है। लेकिन अपना हाथ बांध आप गांधी के रास्ते, विकास के रास्ते पे चलेंगे तो सरकार के लिए आप ज्यादा बड़ा खतरनाक। जावेद मोहम्मद इलाहाबाद में 42 थाने हैं, मान लीजिए, पुलिस बतावे कि किस थाने में उनके पूरे सामाजिक राजनीतिक व्यवसायिक जीवन में एक भी मुकदमा FIR हो। वो बतावे इलाहाबाद के बहुत मुस्लिम नेता जो है प्रॉपर्टी डीलर का, प्लाटिंग का काम करते हैं और नेता भी बने हुए। जावेद मोहम्मद कोई प्लाटिंग का काम करते हैं, कोई गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप उनके पास हो, एक मामूली सा बिजनेस पंप बेचने वाला लड़का अपने जोश और जज्बे के साथ इस समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है, मुस्लिम लोगों को और संकीर्णता से निकालना चाह रहा है, उसको आपने उसके परिवार को आपने डाल दिया। ये क्या संदेश हो? तो मैं तो मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया है। यह मुद्दा पूरे अंतर्राष्ट्रीय फलक पे चर्चा का मैं राय साहब एक छोटा सा प्रश्न और है। देखिए, ऐसा है कि अदालत की तरफ सब आज पूरा देश अदालत की तरफ मुंह देख रहा है कि भाई यहां से कुछ न्याय मिलेगा, लेकिन अदालत भी जब आ रही है तो जैसे फाइनल, कल दिल्ली की अदालत ने ये बोला कि हेट स्पीच से ही सारा कुछ मुश्किल है, समस्या है, लेकिन जब अनुराग ठाकुर की बात आती है तो वो फिर वहां से पैर खींच लेते हैं। तो क्योंकि अगर आप ये मान रही है अदालत की हेट स्पीच है, इलेक्शन के समय देते हैं, सत्ता पक्ष के लोग देते हैं, तो नाम भी दीजिए जिससे उसमें कुछ कंक्लूड तो हो। तो ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? क्योंकि अदालत का काम तो जी अदालत ही नहीं करती, आधी रात तो तक जग के जमानत भी ऐसे लोगों को देती है। अदालत ने फोटोग्राफिक एविडेंस देखा कि गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसान आंदोलनकारियों
कोई अपना थार चढ़ा के 4 लोगों की विजिबल मर्डर किया। जी लेकिन जी हाईकोर्ट के एक जज ने, जिनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह है, उन्होंने जमानत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अदालत का एक दूसरा भी पक्ष है, लेकिन उसके लिए जी जनता को होना पड़ेगा। अदालत जी की एक पक्ष है कि जहांगीरपुरी में बिरधा का रात जब खड़ी हो जाती है जेसीबी के सामने, तो जी ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। जी अदालत थाना में एडवोकेट है, वो शाहीन बाग में जेसीबी के सामने खड़ी हो जाती है, अपनी जान की बाजी लगा देती है, तो प्रशासन को झुकना पड़ता है। कानपुर में काजी ने, उन्होंने जिस शब्दों से कहा उस शब्द को मैं तायद नहीं करता हूं, लेकिन वो बहुत गम और गुस्से उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जेसीबी निकला, पत्थर चलाने वाले को आप चौराहे पे फांसी लगाइए, मैं खड़ा रहूंगा आपको काबू करने के लिए, लेकिन अगर जेसीबी निकला तो हम सर पे कफन बांध के सड़क पे रहेंगे। एक बयान से, वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट बयान है, लेकिन कानपुर की ब्यूरोक्रेसी के पांव कांप गए, डीएम को हद तक को हटाना पड़ा। तो अदालत के पहले थोड़ा सा जन हस्तक्षेप की जरूरत है। इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर पे सैकड़ों महिलाएं खड़ी हुई, लेकिन सियासी दलों का कोई नेता नहीं गया। सारी पार्टियों के लोग यहाँ पर उन्हीं लोगों का वोट लेते हैं। ये अल्पसंख्यक है, वोट बैंक है, मुसलमान है, और ये सियासी यतीम बना दिया उनको जो है। तो ये बड़ी मायूसी की बात है कि आप उस तमाम सोशल मूवमेंट में जो आदमी पूरे कोरोना काल में हजारों लोगों को खाना पहुंचाता रहा, कपड़ा और दवाई पहुंचाता रहा, उस इलाके में बाढ़ आई, जमुना में, ससुर कतेरी और जमुना नदी में, तो लोगों को ढो ढो के स्कूलों में रखा, उनको दवाई दिया, उनके बच्चों के लिए बस्ता किताब की व्यवस्था किया। जब उसका घर गिर रहा है तो सियासी पार्टियां अपना घर बचाने में लगी हुई हैं। अगर बिंदा करात की तरह, अरफा खानम की तरह, काजी साहब की तरह एक शख्सियत खड़ा हो जाता, तो हो सकता है कि जनता भी खड़ी हो जाती। जनता तो निहत्थी है, आपके पास तो आरएएफ है, आपके पास बीएसएफ है, आपके पास तमाम तरह के हथियार और फौज है, लेकिन निहत्थी जनता से लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी मुझे उम्मीद है हमारे हाई कोर्ट में इस तरह के डिमोलिशन के खिलाफ सरकार ने स्टे किया। जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर ने, अभी शाहीन बाग पे सुप्रीम कोर्ट ने, सारे शाहीन बाग ने, जहांगीरपुरी में उन्होंने एन मास उन्होंने स्टे किया। तो हम लोगों को उम्मीद है कि इस तरह के ड्रैकोनियन मेथड से, जो इस तरह से उनका डिमोलिशन हुआ, जिस तरह से उनकी बीवी बच्चों को गैर कानूनी तरीके से 3 दिन तक गैर हिरासत में रखा गया, उनका मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको गाली दिया गया, उनको धर्म और जात के नाम पर फप्तियां कसी गई, इन सारी चीजों को हमारी अदालत गंभीरता से लेगी। हम लोग अधिवक्ता मंच का एक छोटा सा हम लोग के पास मंच है, और उसी से हम लोग ये सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि न सिर्फ जावेद मोहम्मद को ये लीगल रिलीफ मिले, बल्कि वो सारे लोग हैं जिनके घर पे डिमोलिशन की तलवार लटक रही है, जिनके बच्चे गिरफ्तारियों के डर से घरों से भागे हुए हैं, उनको भी, जो कानून को नहीं तोड़े थे, जो पथराव में पत्थर लेके नहीं दौड़ रहे थे, उनको भी अदालत की सुरक्षा मिले। राय साहब, चलते चलते एक प्रश्न आपसे, और जो थोड़ा जावेद मोहम्मद प्रकरण से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप छात्र राजनीति से आते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं 89 में। आपको कहीं कभी कभी ये नहीं लगता है कि जब आप छात्र संघ के शायद उस अंतिम पीढ़ी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद तो छात्र संघ के अध्यक्ष को हमने ठेकेदारी करते हुए देखा, कौन कौन से लाइसेंस लेते हुए देखे, वो जो छात्र संघ के अध्यक्ष में जो एक तेजी होती थी, देश को लीड करने का होता था, उसमें से ज्यादातर लोग मतलब सार्वजनिक जीवन में जाते थे, कुछ लोग उसमें अच्छे वकील बन जाते थे, ये कॉमन था छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए। लेकिन अब छात्र संघ के अध्यक्ष, हालांकि अब तो छात्र संघ के चुनाव हो भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो लास्ट के दिनों में भी देखा, उसमें आपको नहीं लगा कि बहुत गिरावट आई? इससे अलग हट के प्रश्न है, और कहीं जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। राजनीति में जैसे जैसे गिरावट आई है, उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन छात्र राजनीति में हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब तक मैं इंटरमीडिएट में था, बसों में एक सीट होती थी जिसको लिखा जाता था विधायक सीट, और बड़ा उसका रिस्पेक्ट माना जाता था कि विधायक के लिए सीट रिजर्व है। विधायक जी के साथ एक आदमी भी बहुत उनका डोला डोटा था, बहुत
बड़े तिरछे बैठा रहता था कि ये सीट हमारे लिए रहता था। विधायक जी हमारे आजमगढ़ से पीछे लखनऊ जाते थे। आज अगर कोई विधायक वो विधायक सीट पे बैठा दिया जाए तो कोरोना का मास्क उसको अपने चेहरे पर लगाना पड़ेगा, कोई उनको विधायक को। आज कोई एक गाड़ी पर नहीं, दूसरा शौक एक कलर की गाड़ी होनी चाहिए, तीसरा शौक एक नंबर की गाड़ी होनी चाहिए। वो सारी चीजें जो है आप समय में देख लीजिए, हमारे समय में देख लीजिए, आज छात्र संघ, वैसे तो छात्र संघ खत्म हो गया है और भाजपा की सरकार में जितनी भी डेमोक्रेटिक है तो खत्म हो गई है या तो खत्म हो गई। तो ये तो राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में आ गए। ये शहर के शराब व्यवसायियों, ठेकेदारों और सिनेमा हॉल के मालिकों और कारपोरेटरों के ये लोग साहिब हो गए हैं। जी, इसके इसके जी अलग जी, भी जी, इससे अलग है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लखनऊ में, इलाहाबाद में, बाराबंकी में, बदायूं में, ठीक बात। गाजीपुर, बनारस में अच्छे आंदोलन किए हैं। चलिए राज साहब, चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं आपसे एक दिन और अधिवक्ता संघ जो आप लोगों का है, जो इस समय एक्टिव हुआ है, जिसकी बहुत जरूरत है देश को, उस पर अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और उम्मीद है कि अदालत जहां पे जो आम आदमी का अंतिम दरवाजा है उसको अगर खटखटाया है जावेद मोहम्मद ने, तो आप उसको कहीं ना कहीं न्याय दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।